બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और ऑफ कोर्स हूँ छू प्रीति दलाल। सुनील जी बहुत स्वागत है। और अगर मार्केट की बात करें तो आज तो पूरे जोश शोर में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, तो अच्छा भी लग रहा है कि बहुत दिन के बाद हमने मोमेंट्स ऐसे देखे। ऑल्दो लास्ट वीक में भी 2-3 दिन हमने अच्छे देखे थे, लेकिन कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये जो वॉर सिचुएशन है वो थोड़ा डी एस्केलेशन के तरफ अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी क्लैरिटी जब भी ट्रम्प बोलते हैं तो पता चलेगा। लेकिन मार्केट आज एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। कैसे आप देख रहे हो? क्या अभी यहाँ से हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि एक बॉटम तो बन गई है और अभी ऊपर जा सकते हैं? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जब तक मिस्टर ट्रम्प है उसे हर रात की ट्वीट, हमारे लिए रात उसकी सुबह के लिए ट्वीट का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मगर खबर जो उसकी लास्ट ट्वीट से लग रही है कि अमेरिका तंग आ गया है इस जंग से और हटना चाहता है। ठीक है, तो कभी ना कभी शायद वो अपना इजराइल और ईरान का वॉर जारी रहे, मगर अमेरिका इससे हट जाए तो यही एक पॉजिटिव हो सकती है। और क्योंकि अमेरिका ने बहुत खर्चा कर दिया और उनकी एम्यूनिशन जो भी स्टॉक से बहुत कम हो गए होंगे। तेल के दाम के बढ़त के कारण उधर दबाव है। अभी गैस का प्राइस $4 के लेवल पे रीच हुआ है। एक महीने में 33% की बढ़त हुई है। तो इन सब चीजों के कारण लग रहा है कि अमेरिका को थोड़ा अभी ये वॉर, और बहुत पॉपुलर नहीं है ये वॉर अमेरिका में, तो इसके कारण अमेरिका शायद एक एक्सक्यूज ढूंढकर निकलने की कोशिश करेगी। और मैंने मानता हूं कि इजराइल इतना आसानी से उसको खत्म करेगी शायद, और वो चलता है बिकॉज मार्केट के लिए अगर ट्रम्प और यूएस इस वॉर से हट जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ा दबाव ला रहा है उसमें कुछ ना कुछ गठबंधन लाकर आ सकते हैं। बिकॉज इसराइल का उतना हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी मकसद अलग है। तो मेरा मानना है कि ये क्लैरिटी आने की जरूरत है कि अमेरिका, जैसे आज भी ट्वीट किया था उन्होंने कि 2-3 हफ्ते की बात किया है कि जिसमें अमेरिका बाहर निकलेगा, तो वो खबर अच्छी है। क्योंकि शायद कुछ चीज मिले या ना मिले, वो कह रहे हैं ना अभी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग झेल लो उसे, तो वो ठीक है, वो हो जाता है तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है। तो आज मैं कहूंगा कि ये जो रैली हुई है ये अच्छी खबर जो आती है उसके ऊपर हुई है, और ज्यादातर जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे उस शॉर्ट का कवरिंग का रैली क्लियरली दिख रहा है। ये सस्टेनेबल होगा। ये हमारे लिए एक ही नंबर को ट्रैक करना है, वो है तेल की डायरेक्शन। अब मैंने देखा कि तेल 99 पर आ गया है ब्रेंट क्रूड, तो वो खबर ऐसे ही जारी रहती है और क्रूड डाउनवर्ड ट्रेंड पे रहता है, तो आप जरूर कह सकते हैं कि मार्केट का एक बॉटम की तरह बन गया है, राइट। मगर अगर तेल में स्पाइक्स आती है किसी वजह से, फिर ये गारंटी नहीं है। तो वो मैं कहूंगा कि सिंगल बिगेस्ट इंडिकेटर और उसके पीछे जुड़ी हुई जो इंडिकेटर है वो है करेंसी का। तो ये दोनों मिलाकर ही हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एफआईएस के मन में भी यही है जो चीज जो उनके लिए भी नुकसान आती है। बिकॉज एक तो तेल से फिस्कल डेफिसिट से लेकर ईपीएस ग्रोथ से लेकर इम्पैक्ट हो सकता है उनके लिए, और दूसरा करेंसी से उनको डायरेक्ट नुकसान होता है। बिकॉज उनको जब रुपये को वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो करेंसी का वीकनिंग उनके लिए बहुत डेंजरस है। तो ये दोनों ट्रिगर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड, सेकेंड करेंसी का ट्रेंड, जिससे मार्केट कहाँ आगे बढ़ेगी इसको देख सकते हैं। मगर जरूर खबर जो निकल रही है कि ट्रम्प तंग आ गए हैं इस वॉर से, वो खबर अच्छी है। और अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो रही है, तो और कुछ मार्केट के ध्यान में कुछ और ट्रैक करने की भी कुछ चीजें आ जाएगी। जी, जिन्होंने छेड़ा है ये तो वो भी अभी तंग आ गए, क्योंकि उन्होंने आई थिंक मिसजज किया ईरान को, और उनको लगा कि थोड़े फ्यू आवर्स फ्यू डेज में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा चला। और वहाँ उनका भी अभी एंड ऑफ द ईयर में इलेक्शन है, मिड टर्म, तो वहाँ उनको भी नजर रखनी है। प्लस जैसे आपने कहा कि गैस प्राइसेस यूएस में इतने बढ़ गए, इन्फ्लेशन वहाँ इतना बढ़ गया है, तो वो
वो भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात हम बात करें तो उन्होंने ऐसे भी बोला है कि चलो अगर हम हट जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, और ऑयल लेना है तो यूएस के पास से भी आओ, तो आप आओ, हम देंगे। सो ऑफ कोर्स ये सब बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन जब भी तक साइन एंड सील नहीं हो जाए हमें पता नहीं चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन ये जैसे आपने बोला कि यूएस तो हट जाएगा, लेकिन ये इजराइल, हाउदीज है, ये यहाँ तो अब हम शायद वॉर कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, और इसलिए ऑयल की एक चिंता है। लेकिन सुनिए जी, अगर आज मार्केट को हम देखें तो जो रिजॉइस कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे लग रहा है कि दबदबा है, बेचारा उनको ऊपर आना है लेकिन आ नहीं सकता है। और आज अगर हम डिफेंस काउंटर्स को देखें, कैपिटल मार्केट्स को देखें, ऑल अराउंड हम आज खरीदारी देख रहे हैं। ये खरीदारी को हम कैसे देखें? हम अभी एंटर करें, न करें, वेट एंड वॉच करें, कैसे फ्लो में हमें इसमें स्विम करना चाहिए? नहीं, डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। आप यूनिट सेक्टर को मत चुनिए। सी, मैं देख रहा हूँ, अगर आप अब स्थिति को एनालाइज करेंगे तो मार्च महीने में दबाव 10% निफ्टी के ऊपर, मगर एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में कम दबाव आई थी। मिड कैप का खाली 9.5% गिरा था और स्मॉल कैप का 8.5% ही। सो एक्चुअली लार्ज कैप में ज्यादा दबाव थी बिकॉज ऑफ एफआईएस सेलिंग, और एफआईएस ने करीबन 1.25 लाख करोड़ की बिकवाली की है मार्च में, जो एक हिस्टोरिक हाई है। शायद सितंबर 24 के बाद ये उतना बिकवाली हुआ है एक ही महीने में। और इसमें क्या हुआ है कि ये लार्ज कैप में गिरावट इसी के कारण है क्योंकि एफआईएस का ज्यादातर एक्सपोजर उधर रहता है। अब डीआईएस ने भी 1.44 लाख करोड़ खरीदारी की है, वो भी रिकॉर्ड हाई है। तो इसमें क्या है कि मगर उनकी खरीदारी लार्ज, मिड और स्मॉल में स्प्रेड हो गई है, तो पूरा का पूरा जो लार्ज कैप्स बेच रहे थे एफआई, वो खरीद नहीं पाए, और खरीदने की इच्छा भी नहीं थी क्योंकि उनके पैसा जो है वो स्प्रेड आउट है। म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी फंड्स में आते। तो जो चीज हम देख रहे हैं कि अभी इससे आगे दो चीज है, क्या एफआई की बिकवाली ये 1.25 लाख करोड़ से कम होगी, ये उम्मीद रखने की जरूरत है, क्योंकि तेल का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है दाम, तो वापस वो 115-20 के लेवल पे नहीं जाएगा मान लीजिए, तो करेंसी का उसका दबाव उसके ऊपर भी नहीं रहेगा, बिकॉज वही मेन कारण है करेंसी का वीकनिंग का भी, तेल का दाम। तो उस दोनों चीज को देखे तो एफआईएस की बिकवाली उतनी जबरदस्त नहीं होनी चाहिए, मगर क्या बाइंग पे वापस आएंगे उसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ द वॉर की जरूरत है, राइट। सेकेंड बात है कि जब एफआईएस वापस भी आते हैं तो डीआईएस भी क्या हुआ है, देखिए हर महीने 30,000 करोड़ आते हैं एसआईपी बुक के जरिए, लमसम में और 5,000 जोड़ दीजिए 30-40,000 करोड़ का ही उनका इन्फ्लोस है। और जनवरी फरवरी में भी बाइंग भी उस हिसाब से थी, आई थिंक 72,000 प्लस 68,000, 1.4 लाख करोड़ का जनवरी फरवरी में था बाइंग। तो उन्होंने अपना 3 महीनों में देखिए करीबन 2.5 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ का खरीदारी किया है। उतना पैसा उनको हर महीने नहीं मिलता है, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने कैश बैलेंस को ड्रॉ करके मार्केट में दबा के लगा लास्ट मंथ में ही, तो गिरते हुए मार्केट में उन्होंने खरीदारी की, सपोर्ट करने की कोशिश की। अब ये महीने के लिए उनके पास फ्रेश कैश कितना हुआ, क्या और उनको पास 1.25 या 1.5 लाख करोड़ खरीदारी वाली ताकत होगी? मैं नहीं मानता हूं, उतना तो नहीं होगा। तो अब वक्त होगा फिर क्या है कि कैप कर्व का रोटेशन और सेक्टर का रोटेशन। और रोटेशन किस तरह से होगा, एक तो अर्निंग सीजन की आउटलुक में देखना होगा कि हर सेक्टर की अर्निंग्स कैसी पैन आउट होती है, उसके बेसिस पे वो कॉल लेंगी। और कैप कर्व का रोटेशन ऐसा होगा कि जब एफआईएस की थोड़ी बहुत सेलिंग कम होती है या फिर बाइंग बढ़ती है, तो वो ज्यादातर लार्ज कैप स्पेस में होगा। और मेरे ख्याल में फंड मैनेजर्स उन लार्ज कैप को एफआईएस को बेचेंगे जिन्होंने खरीदा था पिछले महीने, और उसको डाइवर्ट करेंगे मिड और स्मॉल कैप में, बिकॉज अल्टीमेटली ग्रोथ स्टोरी इंडिया का इसमें आता है थ्रू आवर कंजम्पशन स्टोरी और आवर कैपेक्स स्टोरी, जो आगे बढ़ेगी वंस द वॉर गेट सेटल्ड। तो मिड स्मॉल कैप का ज्यादा फोकस रहेगा मेरे ख्याल में डीआईएस का, तो इसीलिए आपको डाइवर्सिफाइड ही रखना है, बिकॉज सेक्टर वाइज कॉल लेना, जब तक अर्निंग सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है, कौन से सेक्टर पे ये क्रूड के इंपोर्टेड प्राइस के कारण कितना दबाव आया है, सेल्स की नंबर, ऑटो की नंबर थोड़ी अच्छी दिख रही है, तो क्या वो सस्टेनेबल है, क्या गाइडेंस देते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो सामने हैं। अभी मैं नहीं सलाह दूंगा कि सेक्टर का कॉल ले। आपने डिफेंस का जिक्र किया, मैं डिफेंस में बताता हूं क्या होता है। एक साल में निफ्टी का करीबन फ्लैट रिटर्न रहा है,
आज एट दिस पॉइंट, मगर डिफेंस का बहुत भयंकर 30% का रैली हुआ है। और ये इसके बावजूद कि पिछले महीने डिफेंस में 4% की गिरावट थी मार्च में। तो जो एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है डिफेंस, बिकॉज डिफेंस में एक सेंटिमेंटल सी रैली वॉर की शुरुआत से होती है, क्योंकि वॉर और डिफेंस संबंधित होते हैं, पीपल सोचते हैं कि ये अच्छा करेगा, मगर उसके बाद अपने प्रॉफिट बुकिंग देखा, बिकॉज डीआईएस को खरीदना था, जो भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया जहां पे उनको पैसा बना है, क्योंकि डिफेंस में वैल्यूएशन महंगी रही है और इसलिए उधर ही बिकवाली ज्यादा थी मार्च में। और मेरे ख्याल में इस अर्निंग सीजन के थ्रू भी अगर वो प्रॉफिट बुक करके किसी अच्छे सेक्टर को खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो डिफेंस पे ही हाथ लगाएंगे। तो डिफेंस पे ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। आज रैली हुई है गुड, मगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए डिफेंस में थोड़ा वैल्यूएशन हाई होने के कारण प्रेशर रह सकता है, और वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और बाकी सेक्टर के जैसे ही अर्निंग्स का क्लैरिटी मिलता है, गाइडेंस मिलता है, वहां पे डिप्लॉय होगा। मगर निवेशक के नाते मैं कहूंगा कि देखिए, दूसरा है आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, क्योंकि आईटी और मेटल्स दोनों एक वीकनिंग रुपी से कोरिलेटेड है। तो अब तो रुपी 95 की ओर जा रही, तो उधर एक पॉजिटिविटी आई थी, इसलिए बिकवाली भी कम हुई थी, थोड़ी खरीदारी हुई थी। मगर आने वाले दिन में अगर तेल का दाम घटने वाला है तो शायद रुपी पे ऊपर दबाव भी कम होगा, तो रुपी का भी डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो सेक्टर कॉल इस वक्त में लेना मैं कहूंगा थोड़ी रिस्की है, क्योंकि हर एक सेक्टर में जो दबाव का कंसेंसस एस्टिमेट को गिराया गया होगा और उसके हिसाब से कंपैरिजन होगी जब अर्निंग सीजन होती है, तो वेरी डिफिकल्ट टू जज अभी इस मौके पर। तो मैं डाइवर्सिफाइड रखने की ही सलाह दूंगा लोगों को, और चुनिए मत, थोड़ा टिल्ट मिड एंड स्मॉल कैप को ज्यादा दे सकते हैं ओवर लार्ज कैप। दैट इज माय ओनली ओपिनियन। ઓકે, તો ડીઆઈએસ મે બી મિડ કેપ મિડ સ્પેસમાં હવે રોકાણ કરશે એના પર આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ। એટલે અત્યારના સેક્ટર સ્પેસિફિક નહીં પણ એક ડાયवर्सिफाइड मिड स्मॉल અને લાર્જ કેપ પર આપણે नजर રાખવી જોઈએ। अगर रेशियो में देखें तो अभी टू बिगिन विथ आप ब्रॉडर मार्केट्स में कितना रेशियो रखोगे कंपेयर टू लार्ज कैप में? मैं इनिशियली स्टार्ट करने से 50-50 में शुरू करूंगा, ग्रेजुअली उसको 60 इन फेवर ऑफ मिड एंड स्मॉल, 40 लार्ज कैप, ऐसे शिफ्ट करूंगा मैं ओवर अ पीरियड। बट इनिशियली थोड़ी सेफ्टी लार्ज कैप से आएगी, बिकॉज एफआईएस का सपोर्ट उधर ज्यादा रहेगा इन केस वॉर खत्म होती है। तो मैं शुरुआत कीजिए 50-50, लार्ज 50 और मिड एंड स्मॉल 50, मगर धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ती है मैं थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप को ज्यादा वेटेज देने की कोशिश करने की सलाह दूंगा। આપણે મિડ એન્ડ સ્મોલ અને લાર્જ કેપમાં રાખીશું અને પછી ઓવર ધ ટાઈમ આપણે ધીરે ધીરે એક વધારે એક્સપોઝર 10% વધારીશું મિડ સ્પેસમાં, અને જ્યારે લાર્જ કેપ એક તમને કમ્ફર્ટ આપશે, કારણ કે જ્યારે વોર પતે છે તો મે બી એફઆઈએસ જ્યારે શરૂઆત કરશે ખરીદારીની તે લાર્જ કેપથી જ કરશે। પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે, એક બ્રેક પર લઈ લઈએ, પાછા ફરીશું આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथ। सुनील जी, दूसरा बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बात करी थी, क्योंकि अभी जो नंबर्स आएंगे हम बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स पे भी ध्यान रखेंगे, और ऐसे भी अभी जो थोड़ा पेन हमने आते हुए देखा एचडीएफसी बैंक की वजह से, और दूसरे जो भी कैपिटल मार्केट्स के रेगुलेशंस अभी थोड़ी चेंज हो गए, कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि एक मिक्स्ड व्यू मिल रहा है। क्या पीएसयू बैंक्स की रैली आपको लगती है कि अभी नहीं होगी और प्राइवेट बैंक्स की तरफ देखना चाहिए, कि पीएसयू बैंक्स की रैली अभी भी कंटिन्यू होती दिखेगी? कैसे हम निवेश करें पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बहुत है, वैल्यूएशन के वाइज की, बैलेंस शीट की हम देखें वहां भी हम देख रहे हैं, कैसे यहाँ निवेश करें हम? देखिए, मैं अभी भी बुलिश हूँ बीएफएसआई स्पेस में, और वो एलोकेशन में आपका एक जरूर उसमें रखना चाहिए। और इसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको अलग देखेंगे तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक है, फिर प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी हैं बड़े, और फिर छोटे, इसके अंदर आप स्प्लिट कर सकते हैं जैसे गोल्ड फाइनेंसिंग या स्मॉल फाइनेंसेस और माइक्रो फाइनेंस, और फिर यह नॉन लेंडिंग लाइक कैपिटल मार्केट्स प्लेयर्स या वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब है। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि जो करेक्शन इधर हुआ है हाल में, उसका कारण 3 कारण थे। एक, एफआईएस की बिकवाली, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में 30-35% शेयर बीएफएसए का है, तो ऑटोमेटिकली वो
सेल इंडिया के स्टोरी में बिग वाली हो गई, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये डॉलर की स्ट्रेंथनिंग, रुपी वीकनिंग से जो इंटरेस्ट रेट्स की बढ़त हुई है, जैसे जिसे 7% टच कर दें, तो बैंक्स जिसका ज्यादातर SLR के ओवर एंड अबव भी इन्वेस्ट करते हैं G-Secs में, उनके मार्केट लॉसेस हाल में दिख रहे हैं सामने। तीसरी बात है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और क्रूड की दाम की बढ़त के कारण इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ने की एक उम्मीद है, तो उसके कारण अगर 5-6% इन्फ्लेशन जाती है रिटेल, तो जरूर आरबीआई रेट कट को छोड़िए, रेट हाइक के बारे में भी सोच सकती है। तो ये नेगेटिव है नेचुरली बैंक्स के लिए। और चीज जो है उसमें देखना चाहिए वो है कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, तो बैंक्स के लिए अच्छा है वो, मगर डिपॉजिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो दबाव है उनके ऊपर फंड रेजिंग के लिए। वो तो हाई कॉस्ट हो गया, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर भी दिख सकता है। ये सब चीज मिलाकर क्या है कि एक साल का देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अंडर परफॉर्म किए हैं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी 30% का एक साल का रिटर्न, जबकि निफ्टी का फ्लैट है। तो क्लियरली DIS ने ही सपोर्ट किया है मार्केट लास्ट ईयर में, एफआईएस तो बिग वाली कर रहे थे, तो उसका प्रेशर का सिचुएशन क्लियरली प्राइवेट सेक्टर की जो एक नेगेटिव रिटर्न है और पब्लिक सेक्टर की पॉजिटिव, तो DIS क्लियरली पीएस क्लोज को फेवर कर रहे हैं। और उसका सॉलिड लॉजिक भी है उनका, क्योंकि एक डिस्काउंट में चल रही है, वैल्यूएशन अभी भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर अभी भी चीपर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। सेकंड बात है कि अगर ग्रोथ स्टोरी देखें इंडिया का, कहां से आने वाली है, ये वॉर को छोड़िए, ये टेम्परेरी फैक्टर है, 2 महीने 3 महीने, जो भी वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद जब होगी चीज वो होगी कि GST कट का फुल इम्प्लीकेशंस। और दूसरी बात है कि हमारी EU के साथ ऑलरेडी हुआ है ट्रेड डील, और शायद अगले 6 महीने में US के साथ भी होगा, तो बेनिफिट जो आएंगी वो कैपेक्स साइकिल की एक बूस्ट से आएगी, और ज्यादातर MSME और SME सेगमेंट्स में बेनिफिट्स दिख रहे हैं। तो GST कट के जो कंज्यूमर सेक्टर में आपको लोन ग्रोथ EMI बेस्ड परचेसेस में देखेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs को ज्यादा बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगी। मगर जब कैपेक्स की जब साइकिल बढ़ती है और SME MSME को फाइनेंसिंग है, तो मोनोपोली उसका पब्लिक सेक्टर बैंक का ही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि BFSI इटसेल्फ इज अ गुड स्पेस। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज इस साल में देख रहा हूं कि हमारी पर कैपिटा इनकम 3000 करोड़ पार करनी चाहिए नॉर्मल कोर्स, और उस हायर पर कैपिटा इनकम से आपको, जैसे मैंने कहा, बैंक डिपॉजिट्स में अभी दिलचस्पी इतनी कम है, तो अभी भी मनी म्यूचुअल फंड के SIP के जरिए जा रहा है, तो उस साइड में भी, नॉन लेंडिंग साइड ऑफ BFSI में भी मैं स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन और इसका उम्मीद देख रहा हूं। थोड़ी बहुत प्रेशर हो सकती है बिकॉज रिसेंटली मार्केट का करेक्शन के कारण नए निवेशक थोड़ी डरे होंगे, मगर ओवर पीरियड टाइम शुड स्टेबलाइज और बढ़ती हुई देखेंगे। तो मेरे ख्याल में पूरी BFSI स्पेस में आपको निवेश करना अच्छा होगा। कहीं थोड़ा आगे पीछे होगा इन टर्म्स ऑफ 6 महीने में ये आगे दिखेगा, 1 साल में वो दिखेगा, मगर ओवरऑल BFSI शुड डू वेल। बट अगर पिक करना है उसमें मेरी फेवर्ड सेक्टर विद इन BFSI तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही होगी, उसके कारण मैंने बताया आपको। और अल्टीमेटली उनका जो डोमेस्टिक से ज्यादा स्ट्रेंथ है, DIS भी उन्हें फेवर करेंगे, तो बाइंग सपोर्ट रहेगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा टिल्ट पब्लिक सेक्टर बैंक को ज्यादा दे सकते हैं, मगर ओवरऑल BFSI में मैं पॉजिटिव व्यू रखने की सलाह दूंगा। जी, तो ऑफ कोर्स BFSI માં એક પોઝિટિવ વ્યૂ ને મે બી PSU બેંક્સ તરફ આપણે અત્યારના વધારે નજર રાખીશું। दूसरा जो अभी सेफ हेवन की तरह निवेश हम कर रहे हैं, जो एरिया है वो वन ऑफ द एरिया है फार्मा सेक्टर। और अभी पहले हम सिर्फ हेल्थ केयर पे ध्यान देते थे, लेकिन नहीं, अभी हम पूरे फार्मा सेक्टर को एक बुके की तरह देख रहे हैं। कैसे आप यहाँ निवेश कर रहे हो, और अगर करना है तो क्या एस्पेक्ट्स देख के हमें करना चाहिए स्पेस में? मुझे तो इसमें हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स और जेनेरिक्स, ये तीनों मेरे लिए अच्छे कंपोनेंट्स है। हॉस्पिटल्स का क्योंकि क्या है, उस सेक्टर में कंप्लीटली ओनरशिप अभी प्राइवेट इक्विटी और फॉरेन प्लेयर्स के हाथ में आई है, तो प्रोफेशनलाइजिंग दैट, और अभी रेट्स को भी वो बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स को अच्छा देखेंगे, तो ये एक फॉरेन ओनरशिप ऑफ द हॉस्पिटल सेक्टर अच्छी बात है फॉर दैट सेक्टर, बिकॉज मैनेजमेंट ये वो सब ठीक ठाक रहेंगे। तो बिजनेस भी बढ़ रही है, मेडिकल टूरिज्म का ये का, और गवर्नमेंट से भी हमने देखा कि उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, तो जब प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स को वो बिजनेस भी मिलने का
तो वो एक है, और उसके साथ जुड़ी हुई डायग्नोस्टिक्स की भी ग्रोथ में देख रहा हूं। तो ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, कोई भी इंटरनेशनल सिनेरियो से उसका कोई संबंध नहीं है। मगर जेनेरिक्स में क्या हो रहा है कि एक तो इंडिया का एडवांटेज जारी है, अमेरिका में भी हमारी लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, मगर ये जो ओसेम्पिक की जो पेटेंट के खत्म होने के बाद तो दाम में अभी भी आपने देखा नोवो नॉर्डिस्क ने इंडिया में भी दाम घटवा दिया, क्योंकि ढेर सारे इंडियन कंपनीज तैयार है, और ये बहुत डायबिटीज और वेट लॉस स्पेस में उनकी बहुत सारे पब्लिक फिगर्स ने भी इसको इस्तेमाल करके अपना वेट लॉस सामने दिखाया। तो एक बहुत उभरती हुई अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज ओबेसिटी एंड डायबिटीज हमारे लिए दो सबसे बड़ी डेंजरस स्थिति है एज अ थिंग। और जब इनके दाम घटेंगे तो पेनिट्रेशन इनका जबरदस्त बढ़ेगा, तो ह्यूज प्रॉफिट पूल बन रहा है इस पे। इन स्पेसिफिक केस होता है वेट लॉस ड्रग्स। तो मेरे लिए फार्मा अभी पॉजिटिव, और ऑन टॉप ऑफ इट अभी रूपी की जो वीकनिंग के दबाव है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के कारण इनके लिए वो भी एक टेलविंड इनको मिल रही है। तो ओवरऑल यही चीजों में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट फार्मा पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। तो फार्माમાં યસ આપણે एक पॉजिटिव व्यू रखने ચાલીશું। कंजम्पशन स्टोरी, अगर हम यहाँ देखें तो ये स्टोरी को बढ़ाने के लिए, कि पुश देने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट का नेचर रहा है लास्ट 2 ईयर्स से रिटर्न्स इतना आए नहीं है। क्या लगता है आपको आगे जाके यहाँ कुछ हम थोड़ा ब्रेक देख सकते हैं? जैसे स्पेंडिंग पावर हो, डिमांड हो, उसमें आप देख रहे हो कि कुछ थोड़ा एक हम सेटबैक देख सकते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं ये स्टोरी अभी भी आगे जाके चलेगी पोस्ट वॉर देखे, क्योंकि ऑफकोर्स वॉर एक दिन तो फिनिश होना ही है। कैसे आप देखोगे ये स्टोरी को और कहाँ निवेश करोगे? देखिए, कंजम्पशन की स्टोरी में अभी भी पॉजिटिव हूँ। वॉर रिलेटेड इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? कंजम्पशन कंपनीज में उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो सबके लिए पेंट इज इम्पोर्टेंट, सबके लिए क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स भी आते हैं, तो ओवरऑल उनके मार्जिन्स के ऊपर थोड़ी दबाव आ सकती है बिकॉज ऑफ द डॉलर अप्रिसिएशन, रूपी वीकनिंग और तेल का दाम में डेफिनेट। बट एट द सेम टाइम जीएसटी का इम्पैक्ट खाली ऑटो में देखा है आपने। जीएसटी कट की इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी में फ्लो थ्रू होगी इस साल में, समर से शुरू होकर। और ये वॉर के कारण मैं अभी नहीं देख रहा हूं कि कोई लोग अपनी खर्चा करने से हिचकिचा रहे हैं, या वॉर के डर के कारण अपनी एसी या फ्रिज जो उसको रिप्लेस करने की नहीं सोच रहे, ऐसे नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इस समर में आपको नंबर्स अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि समर में ही ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एयर कूलर, इनकी सेल्स बढ़ती है। तो मैं इस समर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जीएसटी कट्स का फुल इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्पेशली कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स में दिखेगा। और ऑटो में भी ऑलरेडी दिख रहा है, इस महीने का भी ऑटो के नंबर अच्छे ही है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की आइटम्स जो नॉट ओनली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जैसे ऑटो और ये, मगर ओवरऑल एक डिस्क्रिशनरी में रिटेल स्पेंडिंग, इसमें भी मैं देख रहा हूं कि एक बूस्ट डीएसटी कट का दिस साल में दिखना चाहिए। थोड़ी डिलेड तरीके से वो दिखेगी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट बहुत दबाव में है, 1 साल का रिटर्न, 1 महीने का रिटर्न सब बहुत खराब है, मगर रियल एस्टेट की आउटलुक मुझे अभी बहुत नेगेटिव्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। मगर आने वाले दिन में मुझे रियल एस्टेट भी अच्छा लग रहा है, मगर सावधानी से खेलना है बिकॉज हाईली वॉलेटाइल है। और हाल में जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है, आरबीआई का रेट कट का भी माहौल नहीं है, तो वो नेचुरली रेट सेंसिटिव रियल एस्टेट सेक्टर ये नेगेटिव है, इसलिए उधर दबाव है। मगर एक लॉन्ग टर्म में एक छोटा मोटा अक्यूमुलेशन रियल एस्टेट में भी आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बोथ से अदर टेल विंड्स भी है। जैसे एक तरफ रीट्स को इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट्स मिला है, वो उसके कारण उनको फंडिंग और फाइनेंसिंग भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अच्छी मिलेगी रियल एस्टेट कंपनीज को। दूसरा ये डेटा सेंटर की बात जो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट दे रही है, अल्टीमेटली डेटा सेंटर में आपको रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। और अल्टीमेटली आपको एक आधार हाउसिंग का थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आधार हाउसिंग जो बढ़ते तो रिटेल स्मॉलर टिकट हाउसेस का भी अभी तक नहीं दिख रहा है, मगर मेरे ख्याल में थोड़ी लंबी अवधि से वो बाउंस बैक होकर आगे आएगी। तो थोड़ा कंपोनेंट आप कंजम्पशन के अंदर रियल एस्टेट में रखिए। एफएमसीजी में मैं नॉट सो श्योर हूं, बिकॉज मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है, फूड प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज बिस्किट्स उसमें सब वीट और मैदा का बहुत इस्तेमाल होता है। फिर थोड़ा क्रूड रिलेटेड भी, सोप्स भी देखिए क्रूड रिलेटेड भी जाते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में मुझे मॉनसून
अभी जून में आएगी तो उसकी खबर से ही रूरल डिमांड, क्योंकि एफएमसीजी लार्जली रूरल डिमांड ड्रिवन होती है, और जीएसटी का उधर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उधर क्या हुआ है कि जीएसटी कट का उन्होंने पैक साइज को ऑल्टर करके पास ऑन किया है, नॉट एज ए सेविंग टू द कस्टमर, बट वही दाम में उसको ज्यादा बिस्किट मिल रहा है, वैसा हो रहा है। तो उसके लिए उधर ज्यादा बूस्ट जीएसटी का डायरेक्ट कोरिलेशन करके होगा, उतना मेरे को डाउट है। तो मैं एफएमसीजी पे थोड़ी कॉशियस रखूंगा, मगर बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और रियल एस्टेट और ऑटो, इनमें मैं थोड़ी पॉजिटिव व्यू ही रखूंगा। और जैसे मैंने कहा अभी बैंकिंग के बारे में कि ये सब ईएमआई ड्रिवन परचेजेस है, तो ईएमआई का क्रेडिट ग्रोथ से भी दिख रहा है कि अल्टीमेटली आ जाएगा ये क्रेडिट ग्रोथ, इसी चीजों पर, इन्हीं चीजों पर खर्चा करके ईएमआई की वाया खरीदारी करके बढ़ेगी। तो मेरा व्यू अभी भी ये है कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में आपको डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी आपको अच्छा एक नंबर दिखाएगा और सेल्स को ड्राइव करेगा। जी, तो यस, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में આપણે ઓફકોર્સ એક અપડેટ જોઈશું, સેલ્સને ડ્રાઈવ કરશે, એક વોર ફેક્ટર જે વચ્ચે આવી ગયું, મે બી એના લીધે એક થોડીક બ્રેક લાગી ગઈ છે, પણ ફ્યુચરમાં આપણે અહીંયા ઓફકોર્સ સ્પેન્ડિંગ વધતા જ આપણે જોઈશું। ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। આની સાથે જ મને આપશો રજા, ફિર જોડાયેલા રહેજો CNBC ગુજરાત સાથે। નમસ્કાર।